नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ आज का स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एनालिसिस वीडियो। यहाँ पे दो दो बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को हम पिक करते हैं और उन्हें एनालाइज करना सीखते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप क्या जानेंगे? सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ हैं वो सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ वो सारी चीज़ें, एंड आप सीखेंगे कि किस तरीके से बिजनेस न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है न्यूज़पेपर, मैं आपको पहले ही बता दूं, और सिर्फ पहला और दूसरा आर्टिकल देख के आपको समझ में आ जाएगा। आईटी एंड ऑटो टू ड्राइव अर्निंग्स। ये आर्टिकल किन के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं। जो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए काफी जरूरी होने वाला है। एंड अगर या फिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं या ढूंढने वाले हैं, चेंज करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आईटी, ऑटो, ये सारे। तो इंडियन इनकॉर्पोरेशन मतलब इंडिया की कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में 10% की बढ़ोतरी देख सकती है अपकमिंग रिजल्ट्स में। अब रिजल्ट्स आने शुरू होने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनीज के। इंडिया इनकॉर्पोरेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% की इंक्रीमेंट होगी एग्रीगेट नेट प्रॉफिट में। जो नेट प्रॉफिट उनके पास बचता है, 10% की ग्रोथ होगी सितंबर क्वार्टर में। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो बढ़त कितनी है? 10% की। हेडलाइन नंबर्स जो होंगे वो बेटर होंगे, लेकिन प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट यहाँ कम होने वाले हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि हमारी बीपीसीएल हो गई, एचपीसीएल हो गई, इसके अलावा आईओसी हो गई, तो ये सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जहां पे हमें देखने को मिल सकता है कि वीक परफॉर्मेंस रहेगा। रिलेटिवली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, एंड आईटी सर्विस प्लेयर्स भी हो सकता है बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। ड्रग मेजर्स एंड रिटेलर्स, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये बढ़िया कर सकती है। इन तीनों से बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेशन है, ऑटोमोबाइल, आईटी एंड ड्रग मेजर्स। सो इन तीनों इंडस्ट्रीज में अगर आप काम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर होने की गुंजाइश होगी, एंड यहाँ पे बढ़िया हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, बैंक्स, ये म्यूटेड नंबर्स देंगे। म्यूटेड नंबर्स का मतलब क्या होता है? फ्लैट, ना कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ और ना ही बहुत ज्यादा डिक्लाइन। नंबर्स फ्लैट रहेंगे, पिछले साल जितने ही और आसपास रहेंगे जितने पिछले साल थे। अब बात करते हैं आगे। इस आर्टिकल में लिखा है कि जो एनवायरमेंट फॉर डिस्क्रेशनरी स्पेंड है ये वीक रहा है। लैकलस्टर सेल्स नजर आई है फेस्टिवल सीजन के स्टार्टिंग में। प्रीमियम प्रोडक्ट्स बढ़िया बिक रहे हैं, लेकिन जो नॉन प्रीमियम आइटम्स है वहां पे कुछ बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं है। प्राइस इंक्रीज किया गया है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कंज्यूमर स्टेपल्स में, एंड इससे क्या होता? जो भी वैल्यू ग्रोथ है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, इन्हें ये वैल्यू ग्रोथ देखने को मिलता, लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे डल हैं। चैनल इन्वेंट्री करेक्शन देखने को मिल रही है सब और कुछ कंपनीज में रेवेन्यूज भी कम आ सकते हैं। नेट प्रॉफिट अगर बात करें निफ्टी 50 सेट ऑफ कंपनीज की, तो ये 3.7% इंक्रीज होगा ईयर ऑन ईयर, 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अकॉर्डिंग टू कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। तो ये सारे एस्टिमेट्स है। देखिए, ये जो भी हम बात कर रहे हैं हम एस्टिमेट से बात कर रहे हैं। ये आगे होगा नहीं होगा क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट्स है जो हमेशा मार्केट लेकर चलता है। तो ऑटोमेकर्स की बात करें तो सितंबर में ये कह रहे हैं रीजनेबली गुड रहा है वॉल्यूम, एक्सेप्ट फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। लेकिन कोई डेटा नहीं दिया इन्होंने, तो इन्होंने बोला है कि कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा बाकी थोड़े वीक रहे, बट कोई डेटा नहीं है ओवरऑल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10% राइज आ सकता है हमारे ओवरऑल प्रॉफिट में। निफ्टी 50 कंपनीज में 3.7% एक्सपेक्टेड है। अच्छे सेक्टर होंगे आईटी के, फार्मास्यूटिकल के, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और तीनों ये जो होंगे ये बेस्ट होंगे। एंड म्यूटेड कहां रहेगा? कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, बैंक्स, ये सारे म्यूटेड रहेंगे। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे। आप ये देखिए, इंडियन इनकॉर्पोरेशन अर्निंग्स रेवेन्यू ग्रोथ में स्टे म्यूटेड। ये है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। तो इन्होंने कहा है कि इंडियन इनकॉर्पोरेशन में सी 10% राइज इन प्रॉफिट्स। तो ये प्रॉफिट की यहां बात हो रही है, राइट? ध्यान रखिए, प्रॉफिट की बात हो रही है। एंड बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का कहना है कि इंडियन इनकॉर्पोरेशन अर्निंग्स रेवेन्यू ग्रोथ में स्टे म्यूटेड। तो उन्होंने प्रॉफिट के एस्पेक्ट पे दिखाया कि यहां पॉजिटिव है, यस। एंड बिजनेस स्टैंडर्ड यहाँ पे थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा है, जो है रेवेन्यू। तो बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड का क्या कहना है। बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है कि ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्लोअर ग्रोथ आएगा इंडस्ट्री के वॉल्यूम में, रेवेन्यू में। इंडियन इंडस्ट्रीज है, स्लोअर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब टोटल सेल्स कम रहेगी। एंड
यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हो सकता है, सिक्वेंशियल पिकअप देखने को मिल सकता है। तो इनका भी क्या कहना है, प्रॉफिट ग्रोथ है लेकिन रेवेन्यू नीचे रहेगा। ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हुआ है, ऑपरेटिंग खर्चे कम हुए हैं, इसीलिए मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आएगा हमारी कंपनीज का। जो कंबाइंड नेट प्रॉफिट है निफ्टी 50 कंपनीज का, एक्सपेक्टेड है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.7% ग्रो कर सकता है इस क्वार्टर में, जो 1% की इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट है 1% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन Q1 FY25। तो पहले से तो बढ़िया ही है ये, लेकिन जो FY24 Q2 का जो रिजल्ट था यहाँ पे 29.7% की ग्रोथ थी, तभी मार्केट भी बहुत अच्छा बढ़ा है, राइट। तो वैसा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त प्रॉफिट में भी, जैसा पहले देखने को मिला है। सो यहाँ पे क्वार्टरली नंबर देखा गया है 49 ऑफ द निफ्टी 50 फर्म्स के जिनके अर्निंग एस्टिमेट्स अभी अवेलेबल है, एंड कंबाइंड नंबर्स अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक इन सबको यहाँ इंक्लूड किया गया है। तो प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रूव होगा पहले से, राइट, लेकिन रेवेन्यू म्यूटेड रहने वाले हैं। तो इस क्वार्टर हुआ गया है कि कंपनीज ने अपने खर्चे कम किए हैं लेकिन रेवेन्यू बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया है, एक्सेप्ट अ फ्यू सेक्टर्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे। एफपीआई स्टेक्स इन इंडिया टॉप्स $1 ट्रिलियन। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने पहली बार अमास किया है, मतलब इकट्ठा किया है, अक्यूमुलेट किया है होल्डिंग्स इंडियन सिक्योरिटीज में, जो 1 ट्रिलियन मार्क भी क्रॉस कर चुका है। यस, सो इससे पता लगता है कि कंट्री किस तरीके से अट्रैक्ट कर पा रही है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। अब बोलेंगे यार शेयर मार्केट में तो आप कह रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं शेयर्स, तो रिकॉर्ड 1 ट्रिलियन मार्क कैसे क्रॉस हो गया? देखिए, सिक्योरिटीज वर्ड लिखा है, ये थोड़ी लिखा है कि शेयर। सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे ना सिक्योरिटीज, तो कुछ भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या कोई भी आपके पास इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है। तो ये सारी सिक्योरिटीज इन्हें हम बोलते हैं, और सेबी जो है इन्हें रेगुलेट करती है। ये भी देखिए, ये क्या फुल फॉर्म है इनका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर एंड एक्सचेंज बोर्ड नहीं है, शेयर मार्केट के लिए नहीं है सिर्फ, ये सिक्योरिटीज मार्केट के लिए है। सो ये एक बड़ा डिफरेंस है। और डेट में काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर से इंडिया के डेट मार्केट में एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में। सो आप ब्याज अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं कंपनी के बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं जहां काफी बढ़िया आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। आते हैं एक एडिटोरियल पे, ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, आरबीआई की। अब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है इस वीक, एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स भी रहेंगे, और यहाँ पर काफी चर्चाएं चल रही है कि पूरी दुनिया में ब्याज दर घट रहे हैं, इंडिया में ये कब होगा। तो हम भी चाहते हैं कि कमें हम हर हफ्ते कवर करते हैं, ताकि जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं उन्हें भी समझ में आए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यहाँ डिसीजन लेगी। आरबीआई की होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे हम एमपीसी बोल रहे हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी में ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर घटेंगे या बढ़ेंगे। तो आपका बैंक अगर आपको 9% पे ब्याज दे रहा है ना, या एक बैंक 10% पे दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से दे रहा है पूरा। आरबीआई यहाँ कंट्रोल करती है कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, जो हमारा लेंडिंग रेट है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे देखें तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत रेट कट किया जाए, क्योंकि महंगाई दर कंट्रोल हो चुकी है। महंगाई दर को घटाने के लिए ही इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर काफी एक्सपेक्टेशंस लोगों ने सेट कर लिए कि भाई पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव करो। अब यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कंटिन्यू रखेगी अपना कमिटमेंट की इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपॉइंट करेगी एमपीसी को। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं, और आरबीआई के लोग भी होते हैं, ताकि हमें न्यूट्रलिटी दिखे, कोई भी बायसेस ना दिखे। तो जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स है, जो 3 न्यू मेंबर्स हैं उनमें इंक्लूडेड है मेजर थिंक टैंक, डायरेक्टर ऑफ अ प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड वेल नोन इकोनॉमिस्ट, जिनका काफी रिच एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में। और एक्सपेक्टेशन है कि एमपीसी अभी भी कंटिन्यू करेगी ऐसे ही फंक्शन करने के लिए, जहां रिलायबिलिटी हाई है, इंडिपेंडेंस बढ़िया है, और ट्रांसपेरेंसी भी है काफी अच्छी। तो कुछ अभी नई एमपीसी जो आई है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि इन्फ्लेशन इंडिया में नीचे जा रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारा सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन है, ये तो 4% के नीचे चला गया, और हमारा टारगेट क्या था, आरबीआई ने टारगेट रखा है 4% का। तो भाई 4% आ गया तो ब्याज दर घटा दो, हमारे लोन सस्ते कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा तुरंत, क्योंकि आप इन्फ्लेशन में देखिए अलग अलग कंपोनेंट है। उसमें एक बहुत शरारती कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं फूड प्राइसेस। आप देखिए टमाटर के रेट क्या चल रहे हैं, दाल अचानक से कितने महंगे हो जाते हैं, आपने खुद देखा होगा रियल, अगर आप शॉपिंग करते हो, राशन खरीदते हो। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आरबीआई परेशान है कि फूड इन्फ्लेशन जो है ये कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये प्रॉब्लम आरबीआई की तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम है सप्लाई साइड से।
कभी मानसून बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बहुत कम बारिश हुई, कभी सूखा पड़ गया। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि सप्लाई शॉक्स आ रहे हैं। जब किसी चीज़ की सप्लाई घट जाए, तो उसके दाम वैसे ही बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमारे फूड आइटम्स में देखने को मिल रहा है हमें। तो एक्सपेक्टेशन है 4.5% का एवरेज रहेगा महँगाई दर, इसमें मार्च 2025 तक भी, जो 8% का जो एवरेज है, उससे तो काफ़ी कम ही है। येस, 8% का एवरेज रहा है ग्रोथ का, तो बहुत ज़्यादा है ये। तो गवर्नमेंट जो है ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रही है। तो गवर्नमेंट बहुत खुश होगी अगर एमपीसी यहाँ पे ब्याज दर को घटा दे, ताकि ग्रोथ आए इकोनॉमी में। क्योंकि देखिए, ग्रोथ आता है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट तभी आएगा ना जब आप पैसे को सस्ता करोगे, लोन सस्ता हो जाएगा तो लोग पैसा उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एट दिस प्रिसाइज मोमेंट अगर आप देखें, तो काफी सारे डाउनसाइड थ्रेट्स हैं, नुकसान हो सकते हैं काफी पोटेंशियल, जिस पर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अपनी नजर रखनी होगी। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, वेस्ट एशिया में वॉर हो रहा है, गाजा में, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए। इसराइल में देखिए, पहले इसराइल गाजा था, फिर हिजबुल्लाह आ गया, लेबनान भी इंक्लूड हो गया, ईरान आ रहा है, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है ये, राइट। और ऐसा कुछ भी हुआ तो हमारे जो कच्चा तेल है, ऑयल है, इसके दाम ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। और भी सप्लाई शॉक्स होंगे, और भी चीजें हम जो बाहर इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें भी काफी नुकसान होगा। तो इंडिया को प्रिपेयर करके रखना होगा, मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, और फाइनेंशियली भी, कि ऐसा ना हो कि हम जल्दीबाजी में ब्याज दर घटा दें और फिर हमें बढ़ाने पड़े। हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसी का रीजन है कि आरबीआई के ऊपर यहाँ बहुत सारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और काफी क्रिटिकली सोचना होगा। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, स्पेसिफिकली ये जियोपॉलिटिकल जो है ना सिनेरियो, ये बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं बोल सकता क्या होगा कल को। तो इसीलिए यहाँ पे सोच समझ करके आरबीआई को डिसीजन लेना होगा कि किस तरीके से आगे हम ट्रेड करते हैं केयरफुली, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे इकोनॉमी में। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ऑर्डर्स इनपुट कॉस्ट टू कीप कैप गुड्स ऑन रेल्स। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट कॉस्ट की, ऑर्डर की, और बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर की। ये सेक्टर बड़ा ही पसंदीदा सेक्टर है, मैं बताऊं आपको। एंड काफी बढ़िया रिटर्न भी दिया है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है इस सेक्टर में। कैपिटल गुड्स, ब्रोकरेज फर्म एस्टिमेट कर रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाले जो सेक्टर है ना, ये डबल डिजिट ग्रोथ रेट लेकर आएंगे रेवेन्यू में एंड अर्निंग्स में भी। और इन्होंने लेकिन ये देखा है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो इन्हें परेशान कर रहे थे पहले, अब पिछले 3 महीनों में वो घट चुके हैं, और नए ऑर्डर्स भी इन्होंने लिए हैं। तो 3 ब्रोकर यहाँ, मोतीलाल, कोटक और इलारा कैपिटल, एस्टिमेट कर रहे हैं कि 12 से 22% तक की ग्रोथ आ सकती है कैपिटल गुड्स में। और बढ़िया इंटरेस्ट, जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं ईबीटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये 13 से 18% बढ़ सकता है। तो ये बात हो रही है प्रॉफिट की, वो प्रॉफिट की जिसमें आपने टैक्स और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं हटाया है, इसमें से इंक्लूडेड है इसमें अभी। सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़िया है, एग्जीक्यूशन बढ़िया तरीके से हो रहा है, ऑर्डर्स आ चुके हैं इनके पास अच्छे खासे। और कौन कौन सी कंपनीज है कैपिटल गुड सेक्टर में? सबसे पहले तो देखिए, कैपिटल गुड सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स बना रही है, ये सारी कंपनीज कैपिटल गुड्स में आती है। एनालिस्ट ने नोट किया कि जो मेजर कैपिटल गुड्स कंपनी है एक्सक्लूडिंग एलएनटी, यहाँ एलएनटी को हटा दिया उन्होंने 79,300 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे अनाउंस किया है, जो 182% ज्यादा है पहले से। तो काफी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर एलएनटी की बात करें तो एस्टिमेटेड है एलएनटी का जो रेवेन्यू होगा वो होगा 56,652 करोड़। जो 3 एनालिस्ट हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2,500 करोड़ का प्रॉफिट भी होगा इंडिया के लार्जेस्ट इंजीनियरिंग कंग्लोमरेट को, जिसका नाम है एलएनटी। तो काफी बढ़िया एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। कॉपर के दाम घट गए हैं, एल्यूमिनियम के दाम घट गए हैं, जिंक के दाम घट गए हैं, मेटल सस्ते हैं। तो रॉ मटेरियल्स की जहां बात हुई, वहां कोट किया जा रहा है ये डेटा कि ये काफी नीचे आ चुका है पहले से, तो इससे काफी फायदा होगा। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी चल ही रहे हैं। लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी ना कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जब आएगी तो हो सकता है मेजोरिटी गवर्नमेंट ना आए, और इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट्स ना अनाउंस करें जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा, और फ्रीबीज ज्यादा बांटें। बट ऐसा देखने को नहीं मिला। जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे, रोड प्रोजेक्ट्स थे, काफी बढ़िया यहाँ ग्रोथ देखने को मिली है हमें। एंड इसी वजह से आप देखिए कि एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट की वो काफी बढ़िया रहने वाली है एलएनटी जैसे कंपनी से, और भी दूसरी जो कंपनीज है कैपिटल गुड्स की, उनसे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, फॉरेन कैपिटल फॉर ग्रोथ। इंडिया कांट अफोर्ड अ स्लो डाउन इन एफडीआई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द लैगार्ड। रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि बाहर से जो निवेश आ रहा था ना इंडिया में, हम कह रहे थे फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड है, वो बड़ा कम हो गया। जो राइजिंग लेवल्स है रिपैट्रिएशन के, डिसइन्वेस्टमेंट के, ये काफी और ज्यादा बढ़ गए। और इसे हम समझा नहीं सकते किसी एक एक्सटर्नल फैक्टर से कि कोई जियोपॉलिटिकल फ्रैक्चरिंग हो रही है, इजराइल है, गाजा है।
ये चीज़ें सिर्फ एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर सकती इसे। और इंडिया का जो करंट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बूम है, आईपीओ बूम जिसे हम बोलते हैं, शेयर मार्केट में आईपीओ में पैसे जैसे लोग देख रहे हैं आप डबल हो जा रहे हैं एक दिन में, ट्रिपल हो जा रहे हैं, ये अर्ली स्टेज इन्वेस्टर जो है इन्हें लेकर आया है, इन्हें ल्योर कर रहा है और स्टार्टअप्स को कि ये प्रॉफिटेबल एग्जिट करें। तो इससे क्या हो रहा है कि एग्जिट कर रही हैं वो कंपनीज, लिस्ट कर रही हैं अपने कंपनीज को, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में, और एग्जिट लिक्विडिटी ले रहे हैं, वहां से वो बेच रहे हैं शेयर मार्केट में लिस्ट करके अपने शेयर्स को। तो ये सही है कि ग्लोबल एफडीआई फ्लोज कम हुए हैं, ठीक है। जब हमने अर्ली पैंडेमिक ईयर्स में जो फ्रेंजी देखा था वैसा नहीं है। एंड जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडिया, वो बहुत बड़े बेनिफिशियरीज थे, यस, जितने भी एफडीआई इनफ्लो आए थे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज स्लो हुआ है ग्लोबली, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ना तो एफडीआई कम ही हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में कम हुआ है। लेकिन इंडिया को आप पूरी दुनिया से भी नहीं कंपेयर कर सकते। इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट है, प्रॉपर डेवलपमेंट चल रहा है, प्रोजेक्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पे वी शुड बी डूइंग बेटर। एंड दुनिया यहाँ पे वीक है, तो ये तो और बेटर है कि हम कंपैरेटिवली रिलेटिवली और बढ़िया दिखने चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमें सॉल्व करना होगा। हमारी देश को अभी एफिशिएंटली हार्नेस करना होगा जो रिलेटिव एडवांटेज है ना हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप्स के कंपैरिजन में, बढ़िया जीडीपी ग्रोथ रेट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारी चीजें जो है इसका हमें फायदा उठाना होगा। एंड जो 71 बिलियन ग्रॉस एफडीआई है FY24 में, ये लेस है एनुअल एवरेज से 77 बिलियन के ड्यूरिंग 2020 से 2024 तक। $77 बिलियन का एफडीआई आया इंडिया में, और अभी हम लोग 71 पे चल रहे हैं। तो इंडस्ट्री एंड सर्विसेज जो रेशियो है एफडीआई एंड जीडीपी का, ये प्री पैंडेमिक लेवल से भी नीचे चला गया है, जहां इंडिया का नजर आ रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं चूक रहा है अपने एफडीआई टारगेट्स को अचीव करने से। और एफडीआई टारगेट है हमारा हर साल $100 बिलियन का। इसे हमें एनालाइज करना होगा कि हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। जितने भी बिग टेक और दूसरे डिजिटल प्लेयर्स हैं जो डिजिटल और आईटी की बात करते हैं, वो काफी एग्रेसिव हैं, इंडियन मार्केट्स को टैप कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, पंप कर रहे हैं पैसा, लोकल बिजनेस प्रेजेंस भी आ रहा है। लेकिन इस अप्रोच के अलावा फिर भी जो डिजिटल एफडीआई है इंडिया में, ये रिसेंट ईयर्स में काफी बढ़िया रहा है एज कम्पेयर टू फिजिकल एफडीआई। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यहाँ पे, जिससे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग डेटा नहीं आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के। आप जितने भी इन्वेस्टमेंट्स देखिए इंडिया में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हम मैन्युफैक्चरिंग में काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में काफी बढ़ी है ओवरऑल। आप देखिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पहले से इंक्रीज हुई है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है। बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जब हम बोलते हैं तो ये हमारे जो मीडियम स्मॉल स्केल और दूसरे जो छोटे मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, ये जब इंक्रीज होंगी तभी एम्प्लॉयमेंट वगैरह बेटर क्रिएट होगा, रादर देन जो मल्टी बिलियन डॉलर कंग्लोमरेट्स हैं इंडिया में, जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, रिलायंस टाटा, ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं बाहर से, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे फर्म्स को भी यहाँ पे बेनिफिट पहुंचना चाहिए एफडीआई का। तो काफी सारे मैं कहूँगा इनोवेशन एक्सपेक्टेड है हमें पॉलिसी में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लेबर पॉलिसी, लेबर लॉज, लीगल सिस्टम। देखिए इंडिया का लीगल सिस्टम भी काफी ज्यादा परेशान करता है कंपनीज को, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई केस चल गया लेट्स से कंपनी के प्रोजेक्ट पे, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है 20 साल तक कोई इसका सोल्यूशन ही ना आए, तो कंपनी तो 20 साल तक खाली बैठी रह जाएगी। तो कंपनीज के जो कंसर्न्स है ना, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं दूर करने होंगे। तो मोर देन पेंडिंग एफडीआई रेगुलेशंस और इश्यूज रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई इन्वेस्टर्स वरिड हैं स्ट्रक्चरल वीकनेस के लिए इंडियन इकोनॉमी के, जैसे कि लो लेबर प्रोडक्टिविटी, लैंड यूज को लेकर बड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कंपनीज को लैंड बिल्कुल गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया, फिर वहां पे केस चल रहा है, फिर वो लैंड वापस ले लिया, मतलब बहुत इस तरीके के हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स एंड हायर इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो ज्यादा है, जो क्योंकि हम कंजम्पशन पे टैक्स करते हैं ज्यादा, हमारा सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कंजम्पशन पे ज्यादा आता है जब कुछ भी खरीदते हैं आप, तो इससे भी ग्लोबली जो कंपनीज हैं वो थोड़ा मैं कहूँगा हिचकिचाती हैं इंडिया में फ्रीली इन्वेस्ट करने से। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिट्रेट किया कि मेजर फॉरेन ओनरशिप जो है हमारे मल्टी ब्रांड रिटेल में ये अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डैमेज कर सकता है कंट्री के 100 मिलियन मॉम एंड पॉप स्टोर्स को, जिन्हें टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के साथ हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, इनका ये कहना है। एंड जितना भी आप इन्होंने कहा कि ये वर्थी गोल है, लेकिन जो ई कॉमर्स है
मार्केट प्लेस जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, B2C ट्रांजैक्शंस काफ़ी ईज़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से जो छोटे-छोटे शॉप्स हैं, बिल्कुल नीश में, आप देखिए जो छोटा काम भी कर रहा है आदमी, वो पूरे इंडिया को सामान बेच पा रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो छोटे प्लेयर्स हैं, ये ई-कॉमर्स को यूज़ करके आगे बढ़ें। ये दे डोंट वांट कि इंडिया में कॉस्टको, वॉलमार्ट और इस तरीके के ग्रुप्स इंडिया में आ जाएँ, रिटेल में आ जाएँ कि ये पूरी तरीके से किल कर दें मॉम एंड पॉप स्टोर्स को, जो छोटे राशन की दुकान होते हैं और छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, उन्हें। सो यहाँ पे पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों को लेके क्लियर है, बट जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि और इन्वेस्टमेंट आए, दे हैव टू टॉक टू इन्वेस्टर्स, उन्हें इन्वेस्टर्स से बात करनी होगी, समझना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं इंडिया को लेकर के जो सामने वाला जिसे सोच करके डर रहा है कि नहीं, उसे अभी यहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।